हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ऑलरेडी बिजनेस मैथमेटिक्स के मैं आज 2 पार्ट बना चुकी हूँ और ये पार्ट 3rd होने वाला है ऑफ द बिजनेस मैथमेटिक्स। अब ये देख लेते हैं कि आज इस पार्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस पार्ट में मैं आपको 2 चीज़ सिखाऊंगी। क्या? सबसे पहले हम इसमें सीखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, कि हम लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं हम वो सीखेंगे। और हम 2 तरीके से सीखेंगे। सबसे पहला होगा हमारा इन्वर्स मेथड एंड सेकेंड इज क्रैमर्स रूल। ठीक है, एक हमारा होगा इन्वर्स मेथड एंड द सेकेंड विल बी द क्रैमर्स रूल, जिससे हम सीखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। क्रैमर्स रूल। ओके, मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम को फैक्टर माइनर फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, वो सारी बेसिक चीज़ें थी। और अब मैं होप कर रही हूँ कि अब अगर आप इस पार्ट को देखने आ रहे हो तो आपने अब तक वो सारी चीज़ें अच्छे से सीख ली होंगी। ठीक है, तो पहले हम सीख लेते हैं इन्वर्स वाला मेथड। और सबसे ज़्यादा मुझसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोनों को सीखने के बाद कि क्या हम सिर्फ एक मेथड को प्रीफर कर सकते हैं, एक मेथड पढ़ के जाए तो चलेगा क्या। देखो गाइस, अगर आपका क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है कि आपको इस मेथड से करना है या इस मेथड से करना है तो आप वो मेथड ही लगाओगे। बट अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो यू कैन चूज एनी मेथड, किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। तो चलो अब देखते हैं कि इन्वर्स से हम कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखो, इन्वर्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम ये देख लो कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। लेट सपोज ए इज़ अ मैट्रिक्स, तो अगर मैं ए का इन्वर्स निकालना चाहूँ तो मैं उसको डिनोट करूँगी ए इन्वर्स। इस तरीके से डिनोट किया जाता है। एंड ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना ऑलरेडी पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ, लेकिन एडजॉइंट नहीं बताया था। एडजॉइंट इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले भी किसी भी मैट्रिक्स को हमें ये देखना होता है कि क्या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ये कैसे पता चलता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? उसके डिटर्मिनेंट से। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाता है दैट मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बट अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हमें किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इन्वर्स निकालते हैं, देन डायरेक्टली चलेंगे कि कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया है ए। तो सबसे पहले हम इन्वर्स निकालने के लिए ये देखेंगे कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। और उसके लिए हम सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। कैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं बता रही हूँ, वैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बट फिर भी देखो। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला वैल्यू ले रही हूँ 4। देन उसके बाद ये वाली और ये वाली वैल्यू मैं हाइड कर रही हूँ और इसके अंदर की वैल्यू मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। कैसे? 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 0 से -0 यही आ जाएगा। देन उसके बाद मैं लूँगी ये वाली टर्म। और ध्यान रखना हमारे साइन ऐसे चलते हैं प्लस माइनस प्लस। तो ऑलरेडी 4 का साइन मैंने प्लस ले लिया है, तो अब 2 का साइन मैं माइनस लूँगी। सो -2 एंड माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, सो +2। अब फिर से मैं क्या करने वाली हूँ, देखो मैं इसे इरेज करके एक बार दिखा। देखो, अब मैं ये 2 वाली जो रो है या 2 वाली रो और जो कॉलम है उसको हाइड कर लूँगी। उसके अलावा जो वैल्यू बचेंगी उन्हें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 7 एंड फिर माइनस लगा के 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, देन हमारी लास्ट वैल्यू है 1, हम इसको भी ले लेंगे 1। और हम फिर से यही करेंगे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड कर देंगे और बाकी की जो ये वाली वैल्यूज़ होंगी इनको ले लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 6। ये आ गई हमारी वैल्यू। अब हम इस पूरे ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हमें ये बात पता चल गई। अब हमें इन्वर्स निकालने के लिए क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम देखते हैं कि हम एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हमें उसके सारे एलिमेंट के इंडिविजुअल एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 4 का कोफैक्टर लूँगी तो कैसे कैलकुलेट करूँगी, हाइडिंग दिस रो दिस कॉलम, बाकी की जो वैल्यू बची है दैट इज़
3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 दैट इज़ 3, मतलब 4 का जो कोफैक्टर है वो ये आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी? देखो, इसका कोफैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, पहले इसका एलिमेंट लिख दिया कोफैक्टर ऑफ दिस। अब हमारा साइन क्या होगा, देखो इस एलिमेंट का अगर मैं ऐड करूँ 1 + 2 = 3, 3 इज़ एन ऑड नंबर। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब ऑड नंबर होता है तो माइनस का साइन चलता है। और अब इसको और इसको हाइड कर दूंगी, जो वैल्यू मेरी बचेंगी 7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 2 = 6, तो ये हमारा -1 इसका कोफैक्टर आ गया। इसी तरीके से मैं ईच एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करूँगी और फिर उसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारा एडजॉइंट होगा ए का। ठीक है, देखो गाइस, अब मैंने ये जो ए मैट्रिक्स थी इसके हर एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो कैलकुलेट करके इस वाली मैट्रिक्स में लिख लिया। अब अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है ए का तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स मैंने कैलकुलेट की है इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज क्या होता है, जहाँ हम रोज़ को कॉलम बना देते हैं, जैसे कि ये पूरे को हम इस तरीके से लिखेंगे -6। अब इसे हम फिर से ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो रोज़ हैं वो कॉलम बन जाती है और जो कॉलम होते हैं वो रोज़ बन जाते हैं। और इस तरीके से हमारा एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट हो गया। अब हम निकाल क्या रहे थे, हम ए का इन्वर्स निकाल रहे थे। तो ए इन्वर्स क्या होता है हमारा, एक मिनट गाइस इसको इरेज कर लेती हूँ। हाँ, तो हमारा ए इन्वर्स क्या होता है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज 8, और ए का एडजॉइंट हमारा क्या है, दैट इज 3 2 -9 -1 2 -5 -6 -4 एंड 26। ये हमारा है ए का इन्वर्स। इस तरीके से इन्वर्स कैलकुलेट होता है। कैसे कैलकुलेट होता है, पहले डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, फिर एडजॉइंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैलकुलेट्स करते हैं और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। अब आपको होप ये समझ आ गया होगा कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इन्वर्स की हेल्प से। नाउ लेट सपोज आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर ये 3 इक्वेशन ऐसे दे रखी हैं और आपको बोला है कि आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ax = b की फॉर्म में से लिखना होगा। अब देखो, जो x है ना उसके अंदर वो सारी वैल्यूज आएंगी जो आपको फाइंड करनी है, x, y और z की वैल्यू। और a के अंदर क्या आएंगी, जो भी इनका कोफिशिएंट है। लाइक अगर ये x + y + z = 5 लिखा है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 1 × x 1 × y 1 × z = 5, और यहाँ पे इसे 2 × x 1 × z और -1 × z = 2 लिख सकती हूँ ना। तो a के अंदर इनके कोफिशिएंट आएंगे और b के अंदर क्या वैल्यू आएंगे आपकी, जो इक्वल्स टू में वैल्यू, लाइक 5 2 2। तो अगर मैं यहाँ पे a मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो उसके अंदर क्या वैल्यू आएंगी, 1 1 1 2 1 -1 2 -1 एंड 1। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू बताना चाहूँ x मैट्रिक्स की, तो वो क्या आएंगी, x, y और z, जो वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। एंड टॉकिंग अबाउट b, तो b के अंदर 5 2 2। अब यहाँ पे हमारी ax = b की फॉर्म में हमारी तीनों मैट्रिक्स बन गई हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा ना, a इनवर्स b, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में जो भी चीज़ होती है वो इधर जाके डिवाइड में जाती है, ये तो बेसिक आपको पता होगा। तो अब आप देख रहे हो कि आपको कुछ कुछ ये जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से लिख लोगे, a इनवर्स आपको निकालना आता ही है और उसकी मल्टीप्लाई आपको डायरेक्टली बस b से करनी है, b मैट्रिक्स ये रही। तो सबसे पहला स्टेप अब हमारा क्या होगा, अब हमें कैलकुलेट करनी होगी a इनवर्स की वैल्यू। और उससे भी पहले हमें ये देखनी होगी कि क्या a का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। वो कैसे देखेंगे, अभी तो बताया, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो a का इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। तो सबसे पहले a डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो चलो अब a का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड करके बाकी बची वैल्यू का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 1 -1 × -1, फिर उसके बाद आएगा माइनस बीच में। अब ये वाली रो ये वाला कॉलम हटा के बाकी की वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2, और माइनस ये प्लस हो जाएगा और बाकी का फिर बचा +1। ठीक है,
अब फिर से ये वाली रो ये वाला कॉलम हटा देंगे, बाकी की मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 और ये आ जाएगा -2। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -8। मेरे साथ साथ ना कॉपी पेन उठा के करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें बता रही हूँ ऐसे तो क्वेश्चंस नहीं होगा और मैथ्स तो बिल्कुल नहीं होगी। और 8 डिटर्मिनेंट और ये सारी चीज़ें तो तुम्हें निकालनी आई गई है ना, तो उठाओ यार, क्या लेटे हुए वीडियो क्यों देख रहे हो। तो अब देखो, अब ए का डिटर्मिनेंट हमारा इज नॉट इक्वल टू 0, दैट सिम्बलाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमें क्या निकालना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, ए का एडजॉइंट। तो हमें सबके सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स के कोफैक्टर कैलकुलेट करने होंगे। तो चलो सबके कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। देखो, अब सबसे पहले हम इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, अभी बता चुकी हूँ, पहले भी बताया है, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही। सो अगर हमें इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करना है तो दैट इज़ 1। इस वाली रो को इस वाले कॉलम को हाइड करेंगे, बाकी की जो वैल्यू है उनका इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1, ठीक है, और दैट इज़ 1 1। अगर -1 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन बीच में हमारा माइनस होता है तो यहाँ पे ये +1 ऐसे आएगा तो हमारी वैल्यू आएगी 0। तो इसका कोफैक्टर होगा 0। इस तरीके से आप बाकी सबकी कोफैक्टर वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करो, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स आती है ना, जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज क्या होता है कि आपको रोज़ को कॉलम बनाना है और कॉलम्स को रोज़ बनाना है, और फिर देखो कि आपका आंसर मुझसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वीडियो पॉज करो और कैलकुलेशन शुरू करो। देखो, मेरा ए इनवर्स ये आया है, हमने ये निकाल लिया था -8 ए का डिटर्मिनेंट, देन उसके बाद मेरी जो एडजॉइंट आया है वो ये आया। एडजॉइंट कैसे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके। अब हमें क्या करना है, हमारा स्टेप था x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। हमने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, अब हमें इसकी मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स से करनी है बस। तो अब हम चलो इसकी मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स से करते हैं। अगर आपका ये नहीं आ रहा है तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, कुछ डाउट है कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ लेना। तो हमारी इन द एंड इस तरीके से कुछ चीज़ें दिखने वाली हैं, ठीक है, दैट इज़ ए इनवर्स इंटू बी। ये फॉर्म इसकी हो गई है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। अब हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों मैट्रिक्स की कैलकुलेशन करनी है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन करनी है। और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि मल्टीप्लाई अच्छे से सीख लेना। तो जिन्हें आती है ठीक है, अच्छे से मेरे साथ करो, नहीं आती तो एक बार फिर से समझ लो, बट ये मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। तो देखो, सबसे पहले हम ना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं। ये वाली मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, और ये वाली मैट्रिक्स है 3/1 ऑर्डर की। अब ये वाली चीज़ें तो इक्वल है, ठीक है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहली वाली मैट्रिक्स के जो आपके कॉलम होते हैं और इसकी जो रो ये होती है, मतलब ये वाली चीज़ इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, ये जो बचे हुए कॉम्पोनेंट होते हैं ना, इस ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स आएगी 3/1 ऑर्डर की। हमें ये पता चल गया। अब चलो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 1/8 अभी ऐसे ही रखे रहने देते हैं। ये सारा जो पूरा कॉलम है इसकी मल्टीप्लाई इसकी पूरी रो से करते हैं। मतलब कैसे, 0 × 5 प्लस -2 × 2 प्लस -2 × 2। एक मिनट में ये चीज़ें हटा देती हूँ, आपको कंफ्यूज कर रही होंगी। एक मिनट गाइस, ठीक है, इतना यहाँ से हट गया। आई होप अब ये क्लियर होगा। ये आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 0 × 5 इज़ 0, -2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -4, फिर से करेंगे तो -4, और -4 प्लस -4 इज इक्वल्स टू -8। तो हमारा जो पहला कॉम्पोनेंट आएगा वो -8 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम इसकी पूरी मल्टीप्लाई फिर से इससे करेंगे। कैसे, -4 × 5 प्लस -1 × 2 प्लस 3 × 6। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो दैट इज़ -20 -2 और प्लस का दिस एंड दिस, ये 2 होगा यहाँ पे, 3 × 2 तो 6। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, दैट इज़ -16, ठीक है। इसी तरीके से हम इसकी भी पूरी मल्टीप्लाई इसी से करेंगे और वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिख। देखो, अब हमारे पास इस तरीके से कुछ आ रही है वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं इस 8 को अंदर लेके जाऊँ तो मैं -8 डिवाइड बाय -8 क्या आ जाएगा, 1। उसी तरीके से -8 डिवाइड बाय 16 मेरा आ जाएगा 2। तो हमारी ये जो मैट्रिक्स है वो अल्टीमेटली कुछ ऐसे दिखेगी, 1 2 एंड 2, ठीक है। सो हम x इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली हमारी दिस मैट्रिक्स हो जाएगी 1 2 एंड 2।
अब मैंने आपको बताया था कि x भी आपकी एक मैट्रिक्स है, स्टार्टिंग में ही हमने x को भी एक मैट्रिक्स की तरह लिखा था ना, याद आया कुछ इस तरीके से x y और z इज इक्वल्स टू, अब हमारी ये चीज़ जो होगी वो इसके इक्वल होगी। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 2। इस तरीके से हमारी वैल्यू फाइंड होती है। तो अब मैंने आपको एक मेथड सिखा दिया, अब हम चलते हैं क्रैमर्स रूल पे। अब क्रैमर्स रूल सीखने के बाद ना तुम इस मेथड को हाथ भी लगाना पसंद नहीं करोगे, वो इतना बढ़िया मेथड है। तो देखो, क्रैमर्स रूल को हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम डिटर्मिनेंट ही कैलकुलेट करते हैं और उसी से हमारा आंसर आ जाता है। अरे मैम डिटर्मिनेंट से कैसे आंसर आ जाएगा? आएगा, ठीक है। तो देखो, कोई भी जो मैट्रिक्स होती है, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स देखो तो वो किस फॉर्म की होती है? वो ऐसे होती है A11, A12, A13 एंड सो, ठीक है। ये बेसिक फॉर्म होती है मैट्रिक्स की, जो मैंने आपको पहले ही सिखाती थी। सबसे पहले हमें क्रैमर्स रूल लगाने से पहले हमें ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होता है और ये देखना होता है कि क्या डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 नहीं है, इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का या इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको लिख के आना है कि नो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सबसे पहले ये कंडीशन सॉल्व करके दिखाओगे, अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आगे का क्वेश्चन करोगे, नहीं कर रहा होगा तो बेफालतू के दिमाग पच्ची मत करना, ठीक है। एग्जाम में पिछले से पिछले साल ऐसा क्वेश्चन आया था कि वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था और बच्चे लगे पड़े थे सॉल्व करने में, इसलिए इस कंडीशन को ध्यान रखो, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्रैमर्स रूल लगाते कैसे हैं और कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये 3 इक्वेशन दे रखी है और लिखा हुआ है ऊपर सॉल्व दिस यूजिंग अ क्रैमर्स रूल, ठीक है। डायरेक्टली लिखा है, वैसे मेजॉरिटी लिखा नहीं होता है, आपको डायरेक्टली कोई सा भी लगाना होता है, बट मान लो इस क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया अभी, सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है कि क्या डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो चलो अब इसका ना इक्वेशन का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कैसे? देखो, d इज इक्वल्स टू, वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, ये देखो, जैसे पिछली वाले में हमने वैल्यू ली थी ना, वैसी आएंगी। मतलब जो इनका कॉफिशिएंट होगा, x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट, z का कॉफिशिएंट, यही सारे जो कॉफिशिएंट है वो हम यहाँ पे लेंगे। यहीं पे ना बना लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इक्वेशन तो यहीं लिखी है, इट विल बी ईजी फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर मी। तो यहीं पे लिख लेते हैं, x का कॉफिशिएंट इज़ 1, y का कॉफिशिएंट इज़ -4, z का कॉफिशिएंट इज़ -1, ऐसी 2 आ जाएगा, -5 एंड 2, देन 3, 2 एंड z, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहीं से शुरू कर देंगे 1, उसके बाद ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड करेंगे, तो दैट इज सॉरी इट्स 1 गाइस, इट्स 1, -5 मल्टीप्लाई 1 इज -5, बीच में आएगा माइनस, फिर -2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, ठीक है, देन उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 4। देखो मैंने इसे डायरेक्टली लिखा है, कैसे? क्योंकि हमारे साइन चलते हैं प्लस माइनस एंड प्लस, -4 एंड -4 दोनों माइनस माइनस आएंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ गया। अब हम फिर से ये वाली रो एंड ये 4 वाला कॉलम हाइड करेंगे, तो दैट इज, एक मिनट में चेंज कर लेती हूँ, आपको दिक्कत हो रही होगी। फिर हम यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कॉलम ले लेते हैं, स्टार्ट हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, देन उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और बीच में तो हमारा माइनस आता है, तो -3 और माइनस दोनों मिलेंगे तो हो जाएगा प्लस, 3 2 = 6, ठीक है। देन इसके बाद हमारा फिर से आ जाएगा बीच में -1, ओके। अब हमने फिर से कॉलम शुरू किया और इस बार हम ये वाली पूरी रो और ये वाला पूरा कॉलम हाइड कर देंगे। अब हमारी वैल्यूज क्या बचेंगी, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 4, यहाँ आ जाएगा 4, देन 5 मल्टीप्लाई 3 इज 15, बीच में आता है माइनस, और माइनस ऑलरेडी प्लस हो गए होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूँ, अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे होंगे तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा हौच पौच हो गया गाइस, बट मैं डिटर्मिनेंट ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, तो आई होप तुम्हें समझ तो आ ही रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा
34। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशंस हैं इनका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हमारा d आ गया। अब इस d को ना याद रखना, d इज इक्वल्स टू 34। अब हम देखते हैं कि आगे का सॉल्यूशन कैसे करना है, मतलब x, y और z की वैल्यू कैसे निकालनी है। अब हम ये देखें। देखो, अब क्रेमर्स रूल में क्या होता है, मान लो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्रेमर्स रूल में x की वैल्यू इज इक्वल्स टू d1 अपॉन d, y की वैल्यू इज इक्वल्स टू d2 अपॉन d एंड z वैल्यू इज इक्वल्स टू d3 अपॉन d। अब d तो ऑलरेडी तुम कैलकुलेट कर चुके हैं। व्हाट इज द d? द कैलकुलेशन वी हैव डन, वी गॉट द d इज 34। अब ये d1, d2, d3 क्या है? हाँ, यही तो मेन दिक्कत है। d1, d2, d3 क्या है? देखो, ये वैल्यूज़ याद है तुम्हें, 11, 39 एंड 1। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, जब हमने d कैलकुलेट किया था तो d में हमने क्या लिया था, x का कोफिशिएंट, 4 y का कोफिशिएंट एंड z का कोफिशिएंट। अब हम क्या, देखो, तब हमने जब ये वैल्यूज़ ली थी तो हमने इन सब का कोफिशिएंट ले लिया था। ठीक है, हम वैसे ही अगर पूरा डिटर्मिनेंट लें और उसके अंदर जो हमारी पहली वाली वैल्यूज़ हैं, मतलब जो x वाला कोफिशिएंट है, उसको हम इन वैल्यूज़ से रिप्लेस कर दें तो हमारा d1 आ जाएगा। और अगर हम उन सबको y के कोफिशिएंट वाली वैल्यूज़ से रिप्लेस कर दें तो d2 आ जाएगा। और सेम विद द z। मैम नहीं समझ आ रहा, क्या बता रही हूँ? अभी देखो, ये क्लियर करती हूँ, तुम्हें समझाती हूँ ढंग से, तभी तुम्हें समझ आएगा। ऐसे नहीं आ रहा है, समझ गए? ठीक है, देखो हमने d निकाला था। व्हाट इज़ d? 1 माइनस 4 माइनस 1 2 माइनस 5 2 माइनस 3 2 एंड 1, ये d था हमारा। अब अगर मुझे d1 निकालना है तो मैं क्या करूँगी? देखो d1 कैसा दिखेगा, ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, इनको मैं रिप्लेस कर दूँगी इन वाली वैल्यूज़ से, मतलब 11, 39 एंड 1। बाकी मेरी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, 5 2 माइनस 1 2 एंड 1। यह आ गया मेरा d1। और अगर मुझे d2 निकालना है तो मैं क्या करूँगी? d2 निकालने में मैं क्या करूँगी, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको रिप्लेस कर दूँगी 11, 39 एंड 1 से। समझ आया? ठीक है, जो वैल्यू हमें निकालनी है माइनस d2, मतलब जो d2 है, d2 से हमें क्या निकलेगा? y निकलेगा। तो हम y वाले जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल्स टू वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे और डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। d1 मतलब ये डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। देखो, अब ये हमारा d1 है, तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। जैसे नॉर्मल डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होता है वैसे ही कैलकुलेट होगा, 11। अब इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, -5 -4 प्लस, अब ये वाली वैल्यू तुम्हें पता ही है कि साइन प्लस माइनस और प्लस चलते हैं, तो ये +4 और माइनस, वो -4 और माइनस प्लस हो गया हमारा, ब्रैकेट शुरू हो जाएगा। और हम इसकी वैल्यू लिख देंगे अंदर 39 2 1, इसकी आ जाएगी 78 + 5। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑलरेडी तुम्हें आता है तो इतना डीप में नहीं जा रही हूँ, ऐसे नॉर्मल कैलकुलेट कर रही हूँ। अब अगर मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन लेकर आऊँ तो मेरा d1 भी आ जाएगा -34। ठीक है, हमारा d1 आ गया -34। d हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, d हमने निकाला था जो कि हमारा आया था 34, d हमारा था 34 और हमारा d1 आ गया दैट इज़ -34। तो अगर अब मैं कहूँ कि व्हाट इज़ x की वैल्यू, तो तुम्हें डायरेक्टली क्या करना होगा, d1 अपॉन d, मतलब -34 अपॉन 34 और तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी -1। इतना सिंपल है। अब अगर तुम्हें d2 कैलकुलेट करना है तो हम सेम उसी तरीके से भी d2 कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे d2? चलो अब d2 देखो, कुछ d2 हमारा ऐसा कुछ दिखेगा जहाँ पे हमने ये जो बीच वाला कॉलम है इसकी जगह पे ये सारी वैल्यूज़ लिख लिया। अब हम नॉर्मल जैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 39 × 1 इज़ 39, -2 × 1 इज़ 2, देन -11, फिर ये कॉलम और रो हाइड करेंगे, 1 × 2, कलर चेंज कर लेती हूँ, दिस मल्टीप्लाई दिस, देन उसके बाद आ जाएगा माइनस बीच में और ये माइनस का ये तो प्लस हो जाएगा, 3 × 2 इज़ 6, देन अगेन -1 ब्रैकेट खुलेगा और अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड करेंगे, तो दैट इज़ 2 + 39 × 3 इट इज़ 117 एंड आफ्टर ऑल कैलकुलेशन वी विल गेट -170। ठीक है, हमारा d2 आ गया। अब जैसे हमने d1 x की वैल्यू निकाली थी, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे।
देखो डी हमारे पास क्या था, डी हमारे पास था 34 एंड D2 वी हैव कैलकुलेटेड इज -170। तो अगर मैं D2 अपॉन डी करूँ विच इज़ इक्वल्स टू वाई, सो ये हो जाएगा हमारा -170 अपॉन 34 दैट इज़ -5। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम क्रैमर्स रूल से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालते हैं। अब सेम तरीके से हम जेड का भी सेम ही करेंगे और जेड की वैल्यू जो आएगी आंसर में that will be D3 upon D, that is 272 upon 34, which is going to be 8। ठीक है, तो x y और z की वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी कितनी आ रही है, तो x की वैल्यू आपकी आ गई है, x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू -5 एंड z इज इक्वल्स टू 8। इस तरीके से क्रैमर्स रूल से हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट मांग रहे हैं नोट्स, तो गाइस आपकी जो जे के ठकुराल आपकी बुक है ना, उसी बुक का जो चैप्टर है उसी से मैं करा रही हूँ। अगर आपके पास बुक है तो आप उसी से देख लो, सेम ही मैंने क्वेश्चंस उसी से कराए हैं। और जिनके पास जे के ठकुराल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोल के हैं और उन लोगों ने बुक परचेस नहीं करी है, सो डोंट वरी, मैं आपको उस बुक के जो चैप्टर मैंने पूरा करा दिया है उसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आपको सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो के अपलोड होने के 2-3 घंटे बाद ही आपको सारे नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो गाइस वीडियो को देख लेना अच्छे से और लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ लेना। और गाइस मैं आपको अभी बता रही हूँ, मैथ्स इज़ अबाउट प्रैक्टिस। जितनी हो सके बैठ के प्रैक्टिस करो, जितनी हो सके। एंड वक्त के लिए मत छोड़ो कि मैथ्स से तो क्या हुआ, हम तो लास्ट टाइम पे लास्ट के 2 दिन में पढ़ लेंगे। गाइस मैथ्स नहीं होगा, सो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। जो भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, मैंने एक एक क्वेश्चन कराया है, अब तुम बुक उठाओ, अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। जहाँ डाउट आ रहा है वो पूछो मेरे से। मैं आपको अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहा ना, वो भी तुम मुझसे पूछ सकते हो कि मैम ये सॉल्व नहीं हो रहा, यहाँ गलती हो रही है, मैं वो भी तुम्हें सॉल्व करके बताऊंगी। बट अपनी तैयारी पूरी रखो, अपने मार्क्स अच्छे लाने हैं तुमने। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।